कम से कम 20 वायरल डिजीजेस के जरा नाम तो लिखिए। 20 चाहिए, ज्यादा हो जाए कम ना। 20 वायरल डिजीज। जहाँ किताबें खुली हैं नौकर के बैठे, जहाँ नोट्स खुलेगा बंद करके बैठे। आपस में मिल बैठ के लिखने के लिए बोलेगी। यार हम ये गलत है, बाकी इसे लिखी दो पूरी 20।
वायरस का नाम नहीं चाहिए, बीमारी का नाम चाहिए। एक मिनट और है। ठीक है बेटा, आप बताएं, 5 बताएं। रहेंगी। आपको पता है मैंने ये 20 क्यों लिखवाई है? इसीलिए ये मलेरिया कोई ना खाया, लेकिन मैंने दूसरे नंबर पर दे दिया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने कहा एक फजूल सवाल मैं आपको दे रहा हूँ कि 20 बीमारियां वायरल डिसीज लिखवा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं जहन में से मलेरिया था कि आप में से कोई मलेरिया की गलती ना करे, मैं दूसरा नंबर पे। बेटा मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोअल, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है। और विवेक्स, ओवेल और फॉल्सीपेरम। फॉल्सीपेरम, ये 4 जो स्पीशीज हैं, प्रोटोजोअल स्पीशीज हैं जो ये मलेरिया कॉज करते हैं। दिस इज नॉट अ वायरल डिजीज प्लीज। आगे बोलो। हर्ष नहीं होता, हर्पीज होती है। एड्स। ठीक है, फ्लू। एक मिनट, 5 हो गई नहीं? आप 5 लिखो उसके अलावा। हम्म। आपने पैरामिक्सो वायरस लिखा ना? पैरामिक्सो वायरस में मीजल और मम्स वायरसेस आ जाते हैं। वायरस कॉजिंग मीजल, वायरस कॉजिंग मम्स। बीमारी का नाम चाहिए, वायरस का नाम नहीं चाहिए। और ठीक है, मीजल्स। ठीक है, चिकन गुनिया। ठीक है, पोलियो। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी एच। चले। पेट। मजीद 5। जी हुरैन, मजीद 5 लिखवाइए। मंकी पॉक्स। ओके। मंकी पॉक्स। चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स। रुबेला। रुबेलोसिस। रुबेला कॉज करता है रुबेलोसिस। रेबीज। ठीक है, रेप्टो वायरस रेबीज कॉज करता है, तो वायरस का नाम नहीं चाहिए, बीमारी का नाम चाहिए। कॉटन डिजीज। वो तो प्लांट डिजीज होगी। एससीआईडी। सीआईडी तो हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर है। सीरियल कमाई इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। आपने सॉर्स का है, सीरियल एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सॉर्स। ठीक है, एबोला। ये नाम कुछ रह गई है? तुम्हारी सारी होगी।
मैं 20 नहीं लिखी ना इसका मतलब। हाँ, रोटा वायरस जो है, रोटा वायरस वायरल डायरिया जो है, आपको पता है ये रोटा वायरल डायरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको यहाँ से मिस नहीं कर सकता। ठीक है, छोटे बच्चे एक बड़ी तादाद हमारे मुल्क में मर जाते हैं, वो रोटा वायरस के डायरिया से मरते हैं। जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे डायरिया से मरते हैं ना, तो रोटा वायरस कैसे मरते हैं, बहुत अहम बीमारी। हम्म। और कोल्ड भी एक वायरल बीमारी। ठीक है, वायरस कॉजिंग कोल्ड, कोल्ड एक बीमारी है। वॉट्स, शिंगल्स, ठीक है, शिंगल्स भी बीमारी। कोलोराडो टिक फीवर भी बीमारी है वायरल, मैंने 20 लिखने को कही थी, इसके अलावा भी आपको मिलेगी। कोलोराडो टिक फीवर है। कोई काम की वायरल बीमारी तो यहाँ पे नहीं छूटी है। कोई काम की तो नहीं छूटी है यहाँ पे, सारी होगी। हाँ, वायरल सेंसर, क्या, वायरल सेंसर, सेमसाइट, अच्छा वायरल साइनोसाइटिस। ओके, फिर इसमें तो बहुत सारी हो जाएंगी, वायरल मेनिंजाइटिस है, वायरल ऑप्थेल्माइटिस है, वायरल साइनोसाइट है, वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, चले 20 हो गए हैं। मैंने सिर्फ मलेरिया के लिए लेकिन करे मैंने 20 लिख पाई हूँ। अच्छा, अब आइए HIV की तरफ। ठीक है, HIV, इसमें हम HIV को डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे उसके 6-7 स्टेप हैं HIV इन्फेक्शन के, मुझे वो हेडिंग्स आप लिख के दे दें, आप सबसे गुजारिश है। ये लिखने के बाद उसके स्टेप्स लिखते हैं आप। वॉट्स, WARTS, वॉट्स। शिंगल्स, SHINGLS, शिंगल्स। बहुत सारी बीमारियां देखें ऐसी हैं कि उसमें आप जो है वो दुनिया से एलिमिनेट हो गई। स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पेंडेमिक डिजीज रह चुकी है, लेकिन दुनिया से अब ये वायरस चला है। देखिए, माजर के साथ प्रोकैरियोटी आपका उन्होंने माइनस कर दिया चैप्टर। इसमें अगर मैं बैक्टीरिया आपको पढ़ाता तो बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम मेंशन करता, आप अपनी तौर पे थोड़ा अलर्ट लिए गए शो करिएगा, आज ही घर जाके बैक्टीरियल डिजीजेस से एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 10 बीमारियां आपको बैक्टीरियल बताओ, लेकिन चूंकि हम आपके कोर्स में नहीं है इसके फिलहाल मैं उससे बात नहीं कर। ठीक है, ताकि आप ये गलती ना कर सकें। फंगस आपके कोर्स में है नहीं, वरना मैं फंगल डिजीज भी एनालिस्ट करवा देता, आपको मैं टाइम मिला मुझे याद दिलाइए, फिर मैं नाम बता दूंगा आपको। फंगल डिजीज है, हेलमिंथिक डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक है, ये बीमारियां ऐसी हैं कि ये आपको बेटा एज अ प्री मेड स्टूडेंट जो है वो आपको हर टाइम में बता दें। इसके फौरन बाद HIV की जो स्टेजेस है ना, कि वो हमला करते हैं, वो स्टेजेस की हेडिंग जरा डाली, मैं खास मैंने लाइटिक और लाइटिक साइकिल आपको पढ़ा दिया था लास्ट टाइम। ठीक है।
स्टेज लिखी है अच्छा है। जी है ना, स्टेजेस मुझे बता दें, आपने स्टेज लिखी तो अपने क्या किया बस। ओके, पहला स्टेज क्या है? एक से बात कर रहा हूँ। आई नो वेरी वेरी क्या बेटा, आप कोई इतना चैप्टर मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप है आपके पास अटैचमेंट। ये वाला सेल कौन सा है? एक से बात कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। पहला सेल कौन सा है? हेल्पर टी सेल। यहाँ रिसेप्टर्स कौन से हैं? ठीक है, सी डी फॉर रिसेप्टर है। सी डी स्टैंड्स फॉर सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सी डी स्टैंड फॉर सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर 4। कौन से रिसेप्टर से कंबाइन हुआ है वायरस से? ठीक है, JP120 से कंबाइन हुआ है। तो पहला स्टेप है आपके पास अटैचमेंट। दूसरा बताइए, फ्यूजन में क्या होगा? ठीक है, आरएनए और एंजाइम अपने इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा, हेल्पर टी सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो इसका आरएनए जो है इसके अंदर आ गया, और इसके अलावा इसके जो एंजाइम्स थे, ठीक है, इसके जो एंजाइम थे प्रोटीएस, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसके अंदर आ चुके। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जो आपके पास आरएनए मौजूद है इससे डीएनए बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प करे। फिर बोले क्या होगा? इंटीग्रेशन। ये हेल्पर टी सेल का डीएनए, इस डीएनए के साथ जो वायरल डीएनए यहाँ पे बना है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ठीक है, वो इसके साथ शामिल हो जाएगा। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको नाम दे रहे हैं इंटीग्रेशन। एंजाइम यहाँ पे काम करता है इंटीग्रेस। ठीक है, इंटीग्रेस यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट स्टेप बोलो। ठीक है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन फौरन भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है, 20 साल बाद भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये डीएनए के साथ जुड़ा रहे। जब हम टेस्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा होगा कि एड्स से पॉजिटिव, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, इस ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यह है कि यहाँ पर आपके पास मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आकर क्या करेगा? नए वायरसेस बनाने के ऑर्डर्स देगा। ठीक है, नए वायरसेस बनना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर क्या होगा? असेंबली होगी, उनके टुकड़े अलग अलग होंगे। तो वो टुकड़े आपस में जो वो मिलेंगे, असेंबली में कौन सा प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं? मुख्तलिफ फाइबर्स वगैरह आके जुड़ेंगे, प्रोटीन फाइबर्स वगैरह, प्रोटीन पार्ट्स आके सॉरी जुड़ेंगे। प्रोटीन हेल्प करेगा इसके अंदर, तो प्रोटीन आपके पास आ गया। फिर क्या होगा? बडिंग। फिर होगी बडिंग। आप समझ लें यहाँ वायरस बनाने की फैक्ट्री लग गई है। अब क्या होगा कि आपके पास इस सरफेस पे इमर्ज होंगे
और फिर उसमें से निकल निकल के बाहर आएंगे। तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं बॉडी। ये इस हेल्पर टी सेल से निकल के नए हेल्पर टी सेल्स पे हमलावर होंगे जिसको अभी तक वायरस से इन्फेक्ट नहीं किया। तो जो एड्स के पेशेंट्स की प्रोग्नोसिस होती है वो हम मालूम इसी तरह से करते हैं कि हेल्पर टी सेल्स जो है वो कितना ज्यादा इन्फेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप एचआईवी पेशेंट जो है वो उसकी स्टेजेस क्या है। हेल्पर टी सेल काउंट डे बाय डे उसकी कम हो रही होती है। एड्स के मरीज को जब भी फॉलोअप पे बुलाते हैं उसके सबसे पहले हेल्पर टी सेल काउंट करवाते हैं। जितना ज्यादा वो बेस लाइन से टच कर रही है कि मरीज हेल्पर टी सेल जब नहीं बन रहा है उतना ज्यादा वो हम कंसीडर करते हैं कि वो एड्स से मुतासिर मरीज। ठीक है, क्योंकि उसको एंटीवायरल तो चल रही है। ओके, तो ये स्टेजेस हैं आपके पास एचआईवी वायरस की। सिम्टम्स में कैंसर कौन सा मौजूद होता है इनके अंदर? कैपुजी सार्कोमा। ये स्किन के ऊपर ब्राउन पैचेस से मिलते हैं। ठीक है, ये स्किन कैंसर को जाहिर करते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम कैपुजी सार्क। आपने अपनी इंटर के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए वाले चैप्टर के अंदर आपने बायोलॉजिकल म्यूटेशन का टॉपिक पढ़ा होगा। तो आप ये समझ लें कि ये जो वायरस है एचआईवी वायरस है ये क्या करता है। ये एचआईवी वायरस जो है ये म्यूटेशन कॉज कर आपके पास कैपोजी सार्कोमा का बाइस था। चलिए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कौन सी होती है इसके अंदर ये बताएं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते क्या हैं? ये वर्ड खास तौर पे एचआईवी के लिए इस्तेमाल होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस देखें, बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा हैं, ठीक है, बॉडी की जो नॉर्मल फ्लोरा है नोज की टिप पे, मुंह में, थ्रोट में, लैरिंक्स में, इंटेस्टाइन में, इस सब जगह पे हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं। इनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। अव्वल तो इनके एंटीजेंस गिरते रहती है तो उससे ये होता है कि हमारी बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखती है तो ये नॉर्मल पर्सन में ये मुतासर नहीं करती। ठीक है, इसमें क्या होता है एड्स के मरीजों में, मेरे और आपके मुंह में याद रखें फंगस रहता है उसका नाम है कैंडाइडा अल्बिकन। जब एड्स के मरीजों में इम्यूनिटी डिक्लाइन होती है तो वही कैंडाइडा अब क्या करेगा, जो मेरे और आपके मुंह में रहता है वो इन एड्स के मरीजों में क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, हम कहते हैं कैंडाइडियासिस हो गई, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये लफ्ज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन खास तौर पे ओरल कैंडाइडियासिस इनके अंदर बहुत होती है। ठीक है, बाकी और किसी जगह भी इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन जो है, माइकोसिस जो है वो आईलेट्स की भी हो सकती है, फिंगर्स की भी हो सकती है, लंग्स की भी हो सकती है। अक्सर इनको नमूनिया होता है ना, तो फंगल नमूनिया होता है। एड्स के मरीजों को जो नमूनिया होता है वो फंगल नमूनिया होता है। खास तौर पे इनको नमूनिया होता है एस्परगिलस नमूनिया। ठीक है, एस्परजिलोसिस एक फंगल डिजीज है क्योंकि उन्होंने टोटली आपके कोर्स से फंगस माइनस किया हुआ है तो शायद आपके लिए लफ्ज नया हो। एस्परजिलोसिस जो है वो लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है और फंगल इन्फेक्शन। चलें, इसके अलावा एड्स में आपने ट्रांसमिशन के मोड्स आपको बताऊं। इन्फेक्टेड नीडल्स, वो मरीज वो माँ जिसको एड्स है तो न्यूबॉर्न बेबी उसको भी एड्स होगा। ठीक है, और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं एंटीवायरल मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से जो है इसकी इसकी
जो रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी है उसमें कमी आई है। दुनिया में दो तीन मरीज ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पे सेहत याब हुए हैं एंटीवायरल मेडिसिन लेने से। रोगोविया, डेस्कोवी, अजाइडोथाइमिडीन, जाइडोब्यूटीन, जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं, इन एंटीवायरल मेडिसिन से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। ध्यान में अगर सर इतनी ढेर सारी मेडिसिन की लिस्ट क्यों होती है, एक दो काफी क्यों नहीं है? देखें, बहुत सारे एड्स के मरीज जब दवाई छोड़ देते हैं ना, तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन से, जो हमें दूसरी एंटीवायरल दवाई शुरू करना पड़ता है। ठीक है, जिससे वो रेजिस्टेंट ना हो। इसी वजह से आपके पास क्या होता है, इसी वजह से आप जो है वो जब ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो आप मेडिसिन चेंज करते हैं। इनमें कंप्लायंस का मसला होता है, क्योंकि एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि मरीज जो है वो नॉन कंप्लायंस शो करता है, वो एंटीवायरल दवाई लेना छोड़ देता है। ओके, इसके अलावा और एड्स के बारे में सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बता दी। बाकी जिसको एड्स होता है, लेकिन उसको कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार, नजला, खांसी, बुखार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिम्फ नोड इनलार्ज लिम्फेडिनोपैथी आपको मिल सकती है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है आपको। तो कोई इसके पर्टिकुलर वो नहीं है कि हाँ भाई इसमें एड्स के मरीजों में ये है। और एड्स लाइलाज है। ठीक है, एड्स लाइलाज है। और कोई बात अगर पूछना चाहें तो उससे पूछते हैं। इसके बाद दूसरी जो वायरल डिजीज है मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको। ठीक है, कोई बात इसको पूछना हो आप पूछ सकते हैं, एड्स से लगे नोट करना है आपका। मैंने मेडिसिन के जो नाम बोले थे मैंने वो यहाँ लिखे हैं कि जो कि आमतौर पे ये मेडिसिन जो है उसमें दी जाती हैं एड्स के मरीजों को। और देखें यहाँ बैठे हुए किसी स्टूडेंट का अगर कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं है कि वो उससे ये पूछे कि सर इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों हो गई बॉडी के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पर टी सेल्स पे हमला किया है। देखिए, हेल्पर टी सेल बॉडी के तमाम व्हाइट ब्लड सेल का सरदार है। हेल्पर टी सेल बी सेल्स की वर्किंग को भी कंट्रोल करता है। हेल्पर टी सेल जितने बाकी तमाम टी सेल है उनकी वर्किंग को भी कंट्रोल करता है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, जितने ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसकी भी वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस वजह से आपके पास क्या है, इस वजह से आपके पास यहाँ पे आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है वो मिले। ठीक है, फिर रखो कि याद कर लो। हाँ, ठीक है। ओके बेटा, ये तस्वीर ना सिर्फ तस्वीर मोबाइल में रह जाएगी।
कैंसर, कैपोजी, KAPOSI, कैपोजी सार्कोमा। बायोलॉजी में, मेडिकल में कैंसर को कैंसर नहीं लिखते, कार्सिनोमा लिखते हैं या सार्कोमा लिखते हैं, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, और सेल कार्सिनोमा, रेक्टोमायोमा, फाइब्रोएडिनोमा, ये सब नाम लिखते हैं, कैंसर को लिखते हैं। तो सार्कोमा और कार्सिनोमा खासतौर पर जिसके नाम के आगे आ रहा है वो कैंसर में शुमार हो। तो ये एक तरह का स्किन कैंसर है, ठीक है। ब्राउन पैचेस से उसमें पड़ना शुरू हो जाता है। एस्परगिलस, ASPERGILLUS, एस्परगिलस। आप इसमें कोई मुझे फेवर दे सकते हैं फंगल डिजीजेस के कोई दो चार नाम बता देगा? बिकॉज आई एम अफ्रेड कि ऐसा ना हो कि वो नहीं रिवायत पे ना चले कहीं। नाम बता दे, हल्का फुल्का आइडिया ही हो जाएगा। एस्परगिलोसिस बहुत कॉमन बीमारी है। एक तो मैंने कैंडाइडियासिस बता दी, ये भी फंगल है। एस्परगिलोसिस बता दी, ये भी फंगल है। और कोई फंगल डिजीज का नाम बताएगा? गुड। रिंगवर्म बहुत कॉमन है। इचिंग करते करते लोग मर जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, ठीक है, इचिंग करते करते। गुड। एथलीट्स फुट, चार हो गई। गुड, एक्सीलेंट। स्कैबी सबसे कॉमन हमारी कम्युनिटी में बीमारी है, स्कैबीज। मतलब रिंगवर्म से भी ज्यादा स्कैबीज में इचिंग होती है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। एंटी स्कैबियल लोशन जनरल, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, एंटी स्कैबियल लोशन से बात लेने के बाद ये सही हो जाती है। लोग बेचारे, ऐसा होता है 2 2 3 3 महीने डॉक्टर के पास जाते नहीं है कि बस अब तो मरने वाले, खत्म होने वाले। चलेंगे। इसके बाद और बताएं, 5 हो गई। एक्सिमा, एक्सिमा तो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से। एक्जिमा जो है वो जिस तरह किसी चीज से एलर्जी होती है ना, एक सॉर्ट की एलर्जी है तो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से। हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग का एक इन्फेक्शन है, हिस्टोप्लाज्मोसिस कहलाता है। हिस्टो, HISTO, हिस्टो, PLASMOSIS, हिस्टोप्लाज्मोसिस। आपने टीनिया पेडिस के नाम लिए, एथलेट फुट का दूसरा नाम टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरेट रिंगवर्म का दूसरा नाम। ठीक है, आप देखिए कम से एर्गोटिज्म का नाम बताओ ना, चाहिए एर्गोटिज्म, ERGOTISM, फंगल डिजीज है एर्गोटिज्म। जो लोग अनाज की जखीरा अंदोजी करते हैं तो उसमें ये फंगस लग जाता है और इंसान उसको खा ले, उसको फिर ये एर्गोटिज्म की बीमारी हो जाती है। चलें, मैं अब वायरल डिजीजेस की तरफ आ रहा हूँ। मैं, देखिए वायरल डिजीजेस से पहले भी पूछी जा चुकी हैं, उनके बारे में शॉर्ट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली डिजीज, वायरल डिजीज पोलियो। किसी माँ बाप के बच्चे को पोलियो हुआ, अव्वल तो एक बार ध्यान से निकाल दें कि छोटे बच्चे को पोलियो होगा। जो फॉरेनर्स फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं और फिर अपने मुल्क वापस आते हैं और पोलियो की, यहाँ पे पाकिस्तान आने पर पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाते, उनको 20 20 25 25 साल की उम्र में पोलियो हो जाता है, आपको सुन के लगे, ठीक है, क्योंकि वहां पोलियो की वैक्सीनेशन अगर उन्होंने नहीं करवाई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में एंडेमिक डिजीज दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि पोलियो के रह गए। उसमें आपके पास अफगानिस्तान आ गया और पाकिस्तान आ गया, ठीक है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिनमें पोलियो रह गए। माँ बाप को पता कैसे चलेगा कि पोलियो है? एक दिन पहले तक बच्चा बिल्कुल सही था, उसको ना नजला ना खांसी ना बुखार। दूसरे दिन क्या हुआ, उसने चलना ही बंद कर दिया, चलना ही बंद कर दिया।
माँ बाप कह रहे हैं उठो, या चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पकड़ के नहीं चलो, बिल्कुल पैर यूं लटक जाए, अगर बच्चे को यूं उठाया दोनों पैर लटकना शुरू हो, उसको कहते हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, ये अभी पोलियो कंफर्म नहीं हुआ, जब टेस्ट होगा पता हो चलेगा कि पोलियो है कि नहीं। क्योंकि पोलियो से मिलती जुलती कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें पोलियो जैसी अलामत आती हैं। जीबीएस एक बीमारी है, गिलेन बैरे सिंड्रोम। तो जब तक हम वो प्रूव नहीं करते उस जब तक हम कंफर्म नहीं करते कि इस बच्चे को पोलियो है कि नहीं। तो पोलियो जो है, आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको उसके अंदर जो है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगी। ठीक है, आपको उसके अंदर जो है वो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं वायरल इन्फेक्शन की जगह बता दूं। देखिए, आपको पता है कि ये पीछे वाली जगह जो है वो सेंसरी होती है, आगे वाली जगह मोटर होती है। तो खास तौर पे यहाँ जो मोटर रीजन है, ये इस पे जाके इन्फेक्ट करता है पोलियो का वायरस। परमानेंट पैरालिसिस होती है, परमानेंट पैरालिसिस होती है। शायद आपकी नॉलेज में हो, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, एक बंदे की डेथ हुई है जो कि पोलियो जिसको डेवलप हुआ था। 78 ईयर्स में उसकी डेथ हुई। बचपन में उसको पोलियो हुआ था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पे ऐसे लेवल पे हुआ था कि उसने उसका डायफ्राम पैरालाइज कर दिया। जब डायफ्राम पैरालाइज हो गया तो उसके बचने के कोई चांसेस ही नहीं थे, लेकिन उसको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में एक बड़े से कई टन वजनी एक आर्टिफिशियल ब्रीदर पे उसको रखा गया था। तो वो हर वक्त लेटा रहता था। तकरीबन 80 70 साल उसने जो है वो लेट के गुजारे। उसी में उसने एमए किया और वो किया, भी उसकी डेथ हुई। पोलियो जो है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड पे, खासतौर पे ब्रेन पे किसी लेवल पे इन्फेक्ट कर सकता है, बंदा मर सकता है, माजूर हो सकता है कुछ भी। और इसके वर्ड से बने कि अगर हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। चले, तो इतनी बात याद रखें, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस इसमें आपको मिल रही है। और सिर्फ वैक्सीन इसका बचाव है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आती है, वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं पोलियो वायरस की। सारी स्ट्रेन जो है उससे इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। दुनिया को बड़ा खतरा है, दुनिया को बड़ा खतरा है कि पोलियो 2 मुल्कों से पूरी दुनिया में दोबारा ना फैल जाए। इसीलिए हमारी अभी जितनी भी फ्लाइट्स जा रही हैं, पोलियो के खतरों के बगैर जितने भी उम्र पे जा रहे हैं, आज आज ही जा रहे हैं, वो सब क्या कहते हैं कि उनको पोलियो के ड्रॉप्स मैंडेटरी किए हुए कि पूरी दुनिया में दोबारा ना फैल जाए। ठीक है, और हमारे पास फिलहाल क्योर के कोई चांसेस नहीं है। इस साल के अभी तक 25 केसेस आ रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान पोलियो फ्री कब कहलाएगा? जब एक भी केस ना आए और अगले 4 साल तक कोई केस ना आए, तो इन पाकिस्तान पोलियो फ्री कहलाएगा। लेकिन अभी सोचें, सिर्फ इस साल का भी 7वां महीना चल रहा है, 25 केसेस आ चुके, तो उससे नहीं 5 केसेस। ठीक है, बाकी केपीके में आपके पास, क्योंकि हमारे पास मिथ्स बहुत है कि हाँ ये पोलियो वैक्सीन ऐसी है कि जो कि फर्टिलिटी लॉस करती है। हमारा मिथ्स इतनी ज्यादा है कि लोग जो वो पोलियो वायरस की वैक्सीन पे आगे छुपाते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, दिस शुड नॉट बी। चलिए, इसके बाद आइए पोलियो के बाद डेंगू। डेंगू की अलामत जो है, डेंगू की जो अलामत है उनमें आपके पास क्या क्या शामिल है? फीवर आता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन होती है, और क्या होता है? फीवर होता है, डिहाइड्रेशन होती है, हेडेक होती है, आंखों में बादल लोगों के दर्द होता है। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं इसके अंदर, डेंगू के अंदर। फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल पेन, आंखों में दर्द हो रहे हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। किसी मरीज को भी अगर डेंगू है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, सबसे ज्यादा जितना ओआरएस पिएगा, हाइड्रेटेड रखिएगा।
ड्रिप ट्रिप तो बात की बात है, लोग ड्रिप लगवाना नहीं चाहते। जितना वो हाइड्रेट होगा ना, तो आप समझ लो उतनी जल्दी वो सही हो जाएगा। इसका इलाज, ठीक है, ये इसका इलाज है, 2 फॉलिक एसिड टैबलेट रोज लें, ये इसका इलाज बस। बाकी मुझे प्लेटलेट चढ़ने की नौबत से उन लोगों को आती है जो कि हाइड्रेटेड नहीं। और पैनाडोल टैबलेट साफ इसलिए देनी है क्योंकि देखिए याद रखें, अगर फीवर बढ़ता है ना तो वो प्लेटलेट्स को ब्रेक कर। पैनाडोल टैबलेट इज द सेफेस्ट वन। ठीक है, बुखार अगर मरीज को रहेगा तो उसके प्लेटलेट्स ब्रेक। ये मैं जनरल मैसेज के तौर पे आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज हर जगह कॉमन है। मुझे याद है कि अभी 2 से 3 साल पहले इसी तरह एप्टीट्यूड में एक बच्ची बैठी हुई थी, उसने अप्रोच किया कि सर मेरे भाई को डेंगू हुआ है, बट इट वाज टू लेट। उसने कहा कि मेरा भाई बहुत यंग है, 25 ईयर, उसकी एक आंख गायब हो गई। क्योंकि आपको पता है कि हमले सोच सकते हैं, उसकी भाई की बिल्कुल यंग है, उसकी एक आंख गायब हो गई, इसी टेंशन है। और आंख जो गायब होने वाली बात छोड़ दें, कितनी डेथ्स डेली हो जाती है आपको अंदाजा नहीं है डेंगू की वजह से। तो लोग ख्याल नहीं करते, पता ही नहीं चलता कि हाँ डेंगू था कि केयर नहीं करते। चलिए, इसके बाद आइए फर्दर, कोरोना। कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, देखिए कोरोना बेसिकली रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। ठीक है, दिस एक्चुअली कॉजेज डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई मिलना बंद हो जाती है तो वो डेड होना शुरू हो जाता है। एक इंसान जिसकी 89% से ऑक्सीजन नीचे जाती है, तो वो क्या होता है कि वो दरअसल इस कोरोना से मुतासिर हो रहा होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 98% के करीब, 97-98% होना चाहिए। तो कोरोना वायरस जो है वो आपके पास इस तरीके से इन्फेक्ट करता है। इसकी मैनेजमेंट में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अब लोग एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, एक बड़ी तादाद लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, तो इसलिए इसकी ट्रांसमिशन जो है वो रुक गई, क्योंकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो गई, हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जनरेट। चलो, इसके अलावा एबोला क्या कॉज करता है, एक नाम बताएं, व्हाट इट कॉजेस? हेमरेजिक फीवर। कॉन्गो का नाम सुना है, कॉन्गो भी हेमरेजिक फीवर कॉज करता है, वो भी वायरल डिजीज है, हमने शायद कॉन्गो लिखा नहीं था। कॉन्गो भी हेमरेजिक फीवर कॉज करता है, एबोला भी हेमरेजिक फीवर कॉज करता है। ठीक है, एबोला और आपके पास कॉन्गो, ये दोनों के दोनों हेमरेजिक फीवर कॉज करते हैं। वायरस ट्रांसमिट भी ऐसा होता है कि आपके पास बैट्स वगैरह की जो वेस्ट मैटर होता है उसके जरिए इसकी ट्रांसमिशन होती है। अभी यूक्रेन के अंदर कुछ दिनों पहले एबोला बहुत ज्यादा फैला हुआ था, वहां पे एंडेमिक था ये एबोला। ठीक है, कॉन्गो हमारे यहाँ बकरीद पे, हर बकरीद पे कॉन्गो के केसेस आ रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों कॉन्गो के केसेस आ रहे हैं। नाइजीरिया क्या है, व्हाट इज नाइजीरिया? अभी ये 30 दिन पहले की बात है कि जो वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है जिसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसका पूरी गवर्नमेंट ने सील करवाया था। क्यों? वहां पे जारी जनरल हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर जो है वो, 5 6 लोग वहां पे वाटर पार्क में स्विम करने गए हैं, उसको सिम्टम्स डेवलप हुए। नाइजीरिया का प्रोटोजोन प्रोटोजोल डिजीज है, याद रखें। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता ये कोई बीमारी है जो इससे करंट बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे होते हैं, वो आपके पेपर में आ जाती है। नाक के जरिए दिमाग तक फौरन पहुंचता है, 100% डेथ है, 100%। बस अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चल सका कि यंग को इन्फेक्ट क्यों करता है। यानी कि 60 70 का अभी तक साल की उम्र का कोई केस ही नहीं आया। 20 साल, 22 साल, 30 साल, इन इस एज में या 15 साल, इस एज में लोगों की वो इन्फेक्शन आ रहा है नागलेरिया। नागलेरिया एक प्रोटोजोल डिजीज है। और आपको सुन के हैरत होगी कि नागलेरिया जो है, प्रोटोजोन, ये बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन से बना है।
ठीक है, ये बैक्टीरिया की ट्रांसडक्शन से बना है, यानी कि ये मिलाप है प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का एक जिनका कंबाइंड ऑर्गेनिज्म, लेकिन है प्रोटोजोअल डिजीज ही। ठीक है, नागलेरिया। चले, वायरल बीमारी के अंदर और कौन सी बीमारी है जो कि आपसे पूछी जा सकती है? हमने इतने, अच्छा मीजल्स और माउस पता होने चाहिए, खसरा। ठीक है, मीजल्स, एक दफा ऐसा हुआ है कि एंटी टेस्ट में मम्स के बारे में पूछ लिया है, लेकिन पूछ को आपसे पूछ भी सकते हैं। मेरे ख्याल से जो बहुत ही अहम अलामत हो आपके जहन में, अगर हम क्या क्या याद रखेंगे, भाई एक बार बताए किसी का मुंह ना सूख जाए, बीमारी तो बताए ना, दोनों तरफ मुंह सूख जाए, एक तरफ मुंह सूख जाए तो पता होगा ना मम्स है। नहीं पता, अब आलो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे कोई भी मम्स के लिए वैक्सीनेटेड नहीं, अब इसकी वैक्सीन ही आना बंद हो गई। ठीक है, कोई भी आप में से मम्स के लिए वैक्सीनेटेड ही नहीं। अरे पिछले दिनों कराची का मामला बहुत फैला हुआ था, छोटे बच्चों को मम्स बहुत हो रहा है, क्योंकि इसकी वैक्सीन पहले एमएमआर आती थी, अब वो आती नहीं, अब एमआर आती है, सिर्फ से वैक्सीन मम्स जाए वो, क्योंकि इसके सेकेंडरी इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऑर्काइटिस कॉज करता है, इसकी वजह से ये बहुत ही अहम बीमारी है मॉक्स। खसरा जो है एक बड़ी तादाद में, अभी पिछले दिनों तकरीबन ये 2 साल पुरानी बात है कि ये कैलिफोर्निया में इसका अचानक से आउटब्रेक हुआ था कैलिफोर्निया में। तो वहां के सारे स्कूल बंद करना पड़ गए थे, तो खसरा बहुत अहम बीमारी। उन्होंने फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कोई फॉरेनर आया अपने साथ मम्स वायरस, मीजल्स वायरस वाले खसरा वायरस लेकर आया, फिर उससे स्प्रेड हुआ, क्योंकि वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारे सारे बच्चे वैक्सीनेटेड, वायरस आया कहाँ से, उसकी नई स्ट्रेन कहाँ से है। ठीक है, चलिए, तो ये खसरा जो है, खसरा में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बुखार होता है, खांसी होती है। ठीक है, वायरल बीमारी में देखें, एक बात बताऊं, आपके जहन में आएगा कि वायरल बीमारी का इलाज क्या है। वायरल बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है, जिस तरह डेंगू के अंदर होता है कि आपको एंटीवायरल दवाई नहीं देते हैं, चिकनगुनिया के अंदर एंटीवायरल दवाई नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने का वायरस खुद ही चला जाता है। तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, तो ये जितनी बीमारियां आपके पास ये सेल्फ लिमिटिंग है, बस उसमें होता है कि वाइटामिन ए के कतरे बच्चे को दे दिए कि विटामिन ए से बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होता है। चलिए, और बीमारी कौन सी है जो आपकी आ सकती है? मीजल्स मम्स कितनी में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी हाँ हेपेटाइटिस आपसे कई बार एंटी टेस्ट से पूछी गई, और सिम्टम देके पूछी गई है कि बताओ बीमारी कौन सी। पेट में दर्द है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, देखा से दो से तो फौरन आप पहचान जाएंगे कौन सी है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए बी सी में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का स्प्रेड कैसे, एक मिनट, डोंट से लाउडली प्लीज। हेपेटाइटिस है, कम से कम मुझे याद आ रहा है पेपर में 2 बार आ चुकी है। हेपेटाइटिस ए जो है उसकी ट्रांसमिशन जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंकिंग की वजह से हो, जिसमें ये वायरस फैला हुआ, जिसमें ये वायरस कौन सा, हेपेटाइटिस ए। और हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये कैंसर कॉज नहीं करता। हेपेटाइटिस बी और सी जो है बी और हैप सी जो है, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करती। ठीक है, यानी कि लिवर सिरोसिस कॉज करती। ठीक है, ये लिवर सिरोसिस कॉज करती, यानी कि लिवर के सेल्स को डेड करा दे। ठीक है, लिवर के सेल्स को ये डेड करा दे। और जितने तरीकों से एड्स की ट्रांसमिशन होती है, उतने तरीकों से हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रांसमिशन। ठीक है, हेपेटाइटिस ए अगर आपको ना याद रहे, मैं अपनी हर क्लास से बताता हूँ, 10 साल 15 साल पुरानी बात है। हमारे कुछ टीचर्स मेरिटोरियस के जो एनडी में पढ़ते थे, एक करके आ रहे, दूसरे आ रहे, सबकी आंखें पीली हैं, एक एक दो दो दिन इनके बाद। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या, उन सबने कॉमन क्या, उन्होंने कहा एनडी कैंटीन जो है वहां पे वो पानी पीते थे, गंदा पानी में ये वायरस आया।
वो सब इन्फेक्टेड हो गए। तो हेपेटाइटिस है, आप इस तरह से याद है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ये आपके पास कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज कॉज नहीं करता, लेकिन ये है कि वो 10-15 दिन तक के लिए आप पीली आंखों के साथ या वीकनेस के साथ आप जब अपना काम करेंगे तो आप वो चीज नजर आपकी को महसूस हो। ठीक है। तो गंदा पानी हो सकता है किसी को 100 साल तक हेपेटाइटिस ए ना हो, अगर वो गंदे पानी से बचा रहे जिसमें हेपेटाइटिस ए हो। ठीक है। और वैसे बता दूं इसकी वैक्सीन आती है, पैसे देकर लगवाना पड़ती है। ठीक है, आहार वगैरह से लगती है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आती है, तो जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है। चलें। गर्दन तोड़ बुखार देखें, एक वायरल मेनिंजाइटिस होता है और एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसके साथ कोई एक बात होता है, आर्गो वायरस कौन सी वायरस होती है? आर्गो वायरस कौन सी होती है जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर से ट्रांसफर होती है? मच्छर के जरिए डेंगू चिकनगुनिया ट्रांसफर होता है। मच्छर के जरिए येलो फीवर ट्रांसमिट होता है। आप में से कोई अगर साउथ अफ्रीका जाए तो उसको वीजा ही नहीं मिलेगा जब तक कि उसको येलो फीवर वायरस की वैक्सीन ना लगवा ले। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस के सामने ऑफिस है, वहां पे क्या कहते हैं कि येलो फीवर वैक्सीन बंदा लगवाएगा तो साउथ अफ्रीका जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। तो येलो फीवर ये भी आपके पास आर्गो वायरस से मच्छर के जरिए ट्रांसमिट होती है। साउथ अफ्रीका में ये बीमारी एंडेमिक है, वहां पे एंट्री बैन है जो लोग येलो फीवर वैक्सीनेटेड नहीं होते। ठीक है। ओके। इसके अलावा एनसेफ्लाइटिस, वो भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर से ट्रांसफर होती है, एनसेफ्लाइटिस। आपने नाम सुना होगा, नर्वस सिस्टम के अंदर एनसेफ्लाइटिस, एनसेफ्लॉन कहते हैं, ब्रेन को, ये आपके पास ब्रेन की इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। एनसेफ्लाइटिस। अच्छा, क्रायॉन की डेफिनेशन बता दें, क्रायॉन क्या है? मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तकरीबन कितने अमाइनो एसिड का साइज है? 29 अमाइनो एसिड जितना। लेकिन कोई आपसे पूछे क्रायॉन है क्या? तुमने मेड काउ डिजीज लिखी हुई थी अपने रजिस्टर में, मेड काउ डिजीज क्रायॉन कॉज करता है, ये देखें, मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। क्रायॉन जो है वो मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, क्रायॉन जो है वो मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो क्रायॉन जो है वो मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। आपने मेड काउ डिजीज लिखी, वो दरअसल वायरल नहीं है, वो प्लांट डिजीज, सॉरी प्राण वाली डिजीज। इसके अलावा ट्राइसोमी 21 और दूसरी इंफेक्शन वगैरह प्रायॉन कॉज करते हैं। ठीक है, आपका जो आने वाला टेस्ट है उसमें मैंने आपको क्या दिया है? ए सेलुलर लाइफ और सेल दिया है ना। ठीक है, सेल और अच्छे से करें, पूछें कोई बात कुछ नहीं। तो सबसे पहले उसका स्पाइरल टैप करेंगे। गर्दन तोड़ बुखार है, सीएसएफ निकालेंगे, सीएसएफ लैब भेजेंगे हम ये मालूम करने के लिए नागलेरिया है या उसको वायरल मेनिंजाइटिस है या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। जब वो पता चल जाएगा फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, सबकी ट्रीटमेंट।